नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 30 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जब किसी कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें क्या क्या रिजल्ट देखने को मिलते हैं। वहां पर हमने 4 रिजल्ट के बारे में डिस्कस किया था और उन्हीं में से एक रिजल्ट था कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा 0 होगा। कुछ ऐसी हमने बात की थी कि अगर मेरे पास ये क्या है, कोई एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने कहां रखा हुआ है, किसी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तब इसके अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा कितना होगा? 0 होगा। ये हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज कंडक्टर है, मान लिया इस तरह से मेरे पास क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है, यानी मैंने इसको बाहर से कुछ एक्सेस ऑफ चार्ज दे रखा है, तब वो एक्सेस ऑफ चार्ज कभी इस कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगा, हमेशा इसकी सरफेस पर रहेगा। हमेशा कहां रहेगा? इसकी सरफेस पर रहेगा। अगर मैंने इसको पॉजिटिव एक्सेस ऑफ चार्ज दिया है तो वो पॉजिटिव एक्सेस ऑफ चार्ज हमेशा इसकी सरफेस पर होगा। ये हमारे पास दूसरा रिजल्ट था। फिर हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर होता है वो हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस होता है। यानी यहां पर कैसे होगा? ऐसे हो जाएगा। यहां पर कैसे हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। अगर मैं यहां बात करूं तो यहां पर ऐसे हो जाएगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा, यहां पर ऐसे हो जाएगा। यानी हमेशा कैसे होगा? नॉर्मल टू द सरफेस। अब यहां बाहर की ओर क्यों है? क्योंकि मैंने इसको कैसा चार्ज दे रखा है? पॉजिटिव चार्ज दे रखा है। अगर इसकी जगह मेरे पास कोई दूसरा सरफेस है, अगर इसके पास एक्सेस ऑफ चार्ज, नेगेटिव एक्सेस ऑफ चार्ज हम दे रहे हैं बाहर से इसको, तब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नॉर्मल टू द सरफेस, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ जाएगा? ऐसे। यहां पर कैसे हो जाएगा? ऐसे। यहां पर कैसे हो जाएगा? भाई ऐसे हो जाएगा। यहां पर कैसे हो जाएगा? ऐसे। और यहां पर कैसे हो जाएगा? ऐसे। ये बात क्लियर है? ये अभी तक हमने क्या कर लिया है? डिस्कस कर लिया है। आज के लेक्चर में हमें ये बताना है कि इस जो मेरे पास कंडक्टर है, इसकी सरफेस पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। अंदर तो 0 होगी, लेकिन सरफेस पर कितनी होगी ये हमें क्या करना है? बताना है। यहां बोल सकते हैं यही आज का हमारा एम है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम यहां पर यूज करेंगे किसका? गॉस लॉ का। और गॉस लॉ का यूज करने के लिए हमें पता होना चाहिए भाई कि गॉसियन सरफेस हम कैसे लेते हैं। ओके, शुरू करते हैं। हैंड डाल दिया आपने, हैंड डाल के नीचे लिखना, लेट अस कंसीडर वी हैव ए कंडक्टर। मान लिया हमारे पास क्या, इस तरह से कोई एक कंडक्टर है, कोई भी एक आर्बिट्री शेप का या बोलते हैं इनरेगुलर शेप का हम कंडक्टर यहां पर ले सकते हैं। इस तरह से मैंने क्या ले लिया? ये एक कंडक्टर ले लिया। थोड़ा सा और अच्छा लेते हैं, इस तरह से ले लो, ठीक है। मान लिया इस तरह से मेरे पास क्या है? एक कंडक्टर है और ऑब्वियस सी बात है 3 डायमेंशन शेप दिखाने के लिए ऐसा बना दो इसमें। यानी कैसा होगा? ये 3 डायमेंशनल होगा। थोड़ा सा ये 3 डायमेंशनल दिख जाए आपको, ऐसा मैंने शेप बना दिया। मैंने इसको बाहर से कुछ चार्ज दे रखा है। कैसा कंडक्टर है? चार्ज कंडक्टर है, यानी इसके पास बाहर से कुछ मैंने चार्ज दे रखा है। अज्यूम कर लो मैंने इसको कैसा चार्ज दिया है? बाहर से पॉजिटिव चार्ज दिया है। और प्लस क्यू चार्ज क्या है? इसकी सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके वॉल्यूम में कोई चार्ज या कोई एक्सेस ऑफ चार्ज नहीं होगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अंदर चार्ज नहीं जा सकता। नाउ अज्यूम कर लो कि मुझे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पर। अब जिस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सबसे पहले क्या करूंगा? उस पॉइंट के अबाउट एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लूंगा। मैं दूसरे वाले उससे ले रहा हूं, पेन से ले रहा हूं या बोल सकते हैं चौक से ले रहा हूं। इस तरह से मैंने यहां पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया। लेट अस से इस एरिया एलिमेंट की वैल्यू कितनी है? DA है। इसकी वैल्यू कितनी बोल दी मैंने? DA बोल दी। अब एक छोटा सा एरिया एलिमेंट है तो इसमें चार्ज ही बहुत छोटा सा होगा। लेट अस से इसमें कितना चार्ज है? DQ चार्ज है। अगर ये एरिया एलिमेंट है और ये एरिया एलिमेंट में चार्ज है, तब मैं यहां से क्या डिफाइन कर सकता हूं? DQ डिवाइडेड बाई DA डिफाइन कर सकता हूं। और एक किसके बराबर होगा मेरे पास? इस एरिया एलिमेंट की सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होगा। चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम किससे दिखाते हैं? सिग्मा से दिखाते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? DQ इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये सिग्मा इंटू DA आ जाएगा। यानी यहां से मैं DQ इक्वल टू कर सकता हूं सिग्मा इंटू DA, जहां सिग्मा क्या है? इस छोटे से एरिया एलिमेंट की चार्ज डेंसिटी है। ओके,
नाउ अब बारी है किसकी, यहां पर गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करने की। कैसे करूंगा गॉसियन सरफेस, मैं यहां पर गॉसियन सरफेस ऐसा लूंगा जो इस एरिया एलिमेंट को पूरी तरह से ढक दे। मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस चूज कर रहा हूं। अब ध्यान देना, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर निकालना है। अब मुझे एक ऐसा गॉसियन सरफेस चूज करना पड़ेगा जो इस पॉइंट के जस्ट ऊपर हो। समझ में आ रही बात? वैसे तो मुझे यहीं पर वो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना चाहिए, कहां पर, इस पॉइंट के ऊपर से गॉसियन सरफेस होकर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल है कि सिलेंडर बना दो और वो कहां हो, इसके जस्ट चिपक जाए इसमें। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा जो इस पॉइंट से क्या है, जस्ट ऊपर है, और इस पॉइंट से क्या है, जस्ट नीचे है। अब वो जस्ट ऊपर जस्ट नीचे क्या है, बहुत ही कम है, लेकिन उसे मैं यहां पर दिखा सकता नहीं। तो मैं क्या करूंगा, यहां से इस तरह से, ताकि एक एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ आपको सिलेंडर दिख जाए, इस तरह से मैं यहां पर सिलेंडर ले रहा हूं। यानी ये जो सिलेंडर है ये कहां है, जस्ट ऊपर है, किसके, इस एरिया एलिमेंट के, और उस तरीके से इसके जस्ट नीचे भी मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर। जस्ट नीचे का मतलब हम कहां जा रहे हैं, कंडक्टर के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर ये मेरे पास क्या हो गया, गॉसियन सरफेस हो गया। अब जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे का मतलब क्या है, ये जो सरफेस है ये वाली, ये इसके जस्ट ऊपर है, यहीं पर है, लेकिन अब आपको दिखाना ना मेरे को भाई जस्ट ऊपर है करके, तो मुझे यहां बड़ा बनाना पड़ा। और ये जो सरफेस है ये वाली, ये भी क्या है, इसके इससे जस्ट चिपकी हुई है, लेकिन मेरी मजबूरी है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि वो है गॉसियन सरफेस यहां पर है, तो मुझे यहां बड़ा बनाना पड़ेगा। क्लियर है बात? ओके। अगर इतनी बात क्लियर है तो अब यहां पर एक काम करो, एक चीज देखो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, ऑब्वियस सी बात है इस तरह से बाहर की ओर होगा, बिकॉज इट इज नॉर्मल टू द सरफेस। कैसे होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। अभी हमने क्या किया, डिस्कस किया। नाउ अगर मैं इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर देखूं, तो ये मेरे पास क्या है, एरिया एलिमेंट डीए है, तो उसका एरिया एलिमेंट भी कैसे होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो एरिया एलिमेंट भी कैसे हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। तो दिस इज अवर एरिया एलिमेंट डीए। ओके, तो एरिया एलिमेंट भी कैसे है, ऐसे है। नाउ अब यहां पर इस ई और डीए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो क्या फाइंड करूंगा, आप इस पूरे गॉसियन सरफेस से निकलने वाला नेट फ्लक्स फाइंड कर लूंगा। नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस फाई किसके बराबर होगा। अब इस सिलेंडर गॉसियन सरफेस में मेरे पास 3 सरफेस है। एक सरफेस तो ये वाली है भाई, टॉप वाली। एक सरफेस ये है जो राउंड शेप की है, और जो कहां है, ऊपर है, यानी बाहर है, किससे, कंडक्टर से बाहर है। लेट अस से दिस सरफेस इज 2। ये जो सरफेस डॉटेड वाली है वो कहां है, इनसाइड द कंडक्टर है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये जो सरफेस है कौन सी वाली है, इनसाइड द कंडक्टर। ये सरफेस कहां है, आउटसाइड द कंडक्टर। और ये कौन सी है, 2 वाली, ये ऐसे राउंड वाली है। और ये कौन सी वाली है, टॉप वाली, ये टॉप वाली। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? नाउ अब एक बार काम करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, दिस नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस प्लस फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस एंड फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल सरफेस। तो कितना आ जाएगा ये, φ1 प्लस φ2 प्लस कितना आ जाएगा, φ3 आ जाएगा। देखो φ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E डॉट डी ए हो जाएगा। सिंपल फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, E डॉट डी ए हो जाएगा। बिकॉज अगर ये एरिया एलिमेंट डी ए है तो ये भी कितना होगा, डी ए तो होगा। ठीक है, फिर प्लस अब φ2 का मतलब क्या हुआ, फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। ये जो राउंड सरफेस है इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। अगर मैं राउंड सरफेस में एरिया वेक्टर चूज करूंगा तो कैसे आएगा, अगर ये राउंड सरफेस है तो इसमें एरिया वेक्टर कहां की ओर आएगा, इधर की ओर। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और cos 90 कितना होता है, 0। यानी इस सरफेस से जो कि इसके बाहर है कितना फ्लक्स पास करेगा, इससे 0 फ्लक्स पास कर दो। φ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अब बारी किसकी आती है, φ3 की। φ3 यानी वो सरफेस जो कहां है, कंडक्टर के अंदर है, उसके इंटीरियर पार्ट में है। और इंटीरियर पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0 होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है तो अपने भी फ्लक्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो φ3 भी कितना हो गया, मेरा 0 हो गया। तो यहां से मेरे पास नेट फ्लक्स φ इक्वल टू कितना आ गया, ये E डॉट डी ए आ गया। और E और डी ए के बीच का एंगल कितना है भाई, थीटा है, साफ साफ दिख रहा है। तो कितना आ जाएगा, ये ई डी ए कॉस 0 आ जाएगा। और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो φ इक्वल टू कितना आ गया, ये ई डी ए आ गया। सेड सम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या लगा दो, यहाँ पर गॉस लॉ लगा दो। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ व्हाट वी हैव φ इज इक्वल टू क्या होता है, Q इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ अब इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, dq अमाउंट ऑफ चार्ज इनक्लोज कर रखा है। तो कितना आ जाएगा, ये dq अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मैंने यहाँ पर dq की वैल्यू लिखी, कितनी है मेरे पास, सिग्मा इंटू डी ए के बराबर है। तो सिग्मा अपॉन डी ए अपॉन कितना आ गया, एप्सिलॉन नॉट।
तो यहां से मेरे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। नाउ सेट इट सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। नाउ इक्वेशन 1 एंड 2 में दोनों का क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम होगा। नाउ ऑन इक्वेटिंग 1 एंड 2 व्हाट वी गेट, ई डी ए इज इक्वल टू कितना आ गया, ये सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो डी ए से डी ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर, कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये क्या निकला, इसका मैग्नीट्यूड निकला। अगर मैं इन वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो ई वेक्टर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कितना आ जाएगा, एन वेक्टर। यहां पर जो एन वेक्टर है वो क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो नॉर्मल टू द सरफेस है इस पॉइंट पर। किधर बात, अब देखो कहां की हो रहा है, ये इस डायरेक्शन में है। अगर ये नेगेटिव चार्ज हो जाता तो कहां की ओर होता, अंदर की ओर जाता, ठीक है, इतना ही चेंज आता। अगर पॉजिटिव है तो बाहर की ओर, अगर नेगेटिव है तो फिर अंदर की ओर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है, ये तो कहां पर निकाला हमने, सरफेस पर निकाला। अब जैसे मैं सरफेस थोड़ा सा आगे जाऊंगा, माना मैं कहीं इस पॉइंट पर चला गया, आपको ये बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगा या फिर चेंज हो जाएगा। देखो सिंपल हम ज्योमेट्री से बता सकते हैं कि चेंज होगा या सेम रहेगा। कैसे, देखो आप एनालाइज करो एक बार, चेंज होगा या सेम रहेगा। मान लिया ये वो कंडक्टर है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालना चाह रहे हैं। इस तरह से इस पर पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये स्फीयर नहीं है, ठीक है, कैसा है, एक ओवल शेप का है। नाउ यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पर 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 ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। यहां पर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, कितना है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इक्वल टू एट दिस पॉइंट ई इक्वल टू कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, बशर्ते यहां पर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा होगी। अब मैं जैसे यहां गया, देखो यहां जाते क्या हो रहा है, जो मेरे पास फील्ड लाइन है उनकी क्लोजनेस बढ़ जा रही है, और जैसे ही क्लोजनेस बढ़ती है, यानी जितना ज्यादा ये क्या होते हैं एक दूसरे से कम क्लोज होते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, अलग होगी। तो इस केस में हम सिंपल कहां पर डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसकी सरफेस पर डिफाइन कर रहे हैं। अब क्या मुझे आप एक ऐसी सरफेस सजेस्ट कर सकते हो जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, हमने ये पढ़ा है पहले भी, यानी ऐसी सरफेस जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और उस सरफेस का नाम क्या है, लार्ज प्लेन शीट। तो मैंने अज्यूम किया इस तरह से मेरे पास क्या है, एक लार्ज प्लेन शीट है, और किससे मिलकर बनी हुई है, कंडक्टर से मिलकर बनी हुई है, और इसमें क्या है, इस तरह से एक प्लस क्यू चार्ज इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अगर मैं इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो कितना आएगा, ऑब्वियस बात है, सेम मेथड अपनाएंगे, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आएगा। लेकिन अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात करूं तो कैसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, भाई ऐसी होंगी, होंगे नहीं होंगी, यानी एक दूसरे के पैरेलल और इक्वली स्पेस्ड होंगी। यानी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा, यहां भी होगा, यानी यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही होगा। लेकिन क्यों है यहां पर, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होता है इसके लिए, इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कंडीशन अभी क्या है, ये क्या है, लार्ज प्लेन शीट है, यानी जो साइड का यहां पर जो साइड में जो क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, उसे हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्लियर बात। तो दिस इज द केस व्हेन वी गेट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज कंडक्टर। अब ये बताने का फायदा क्या पता आपको, इस साल एक क्वेश्चन आ रखा है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं फिर आप आंसर देना। ये सेट 2 का क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 31 है, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन आ रखा है। क्वेश्चन क्या है, शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए सेम चार्ज डेंसिटी, सो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज ट्वाइस इन केस ऑफ कंडक्टिंग प्लेट देन इन द नॉन कंडक्टिंग प्लेट या नॉन कंडक्टिंग सीट। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, मेरे पास एक कंडक्टिंग है और एक नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग के लिए हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे फाइंड करते हैं, और दोनों कैसी हैं, प्लेन शीट है, प्लेन क्या है मेरे पास, प्लेट है। तो एक प्लेट ये है इस तरह से, इसको मैंने बोल दिया कैसा, नॉन कंडक्टिंग।
ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है, सेम चार्ज डेंसिटी है, इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है। ओके, अगर मैं इससे कुछ डिस्टेंस पर इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, हमने पढ़ा था गॉस लॉ के जब एप्लीकेशन कर रहे थे वहां हम डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। अब अगर मैं क्या करूं, इस नॉन कंडक्टिंग शीट को एक कंडक्टिंग शीट से क्या कर दूं, रिप्लेस कर दूं, तो दिस इज अवर कंडक्टिंग शीट या चार्ज कंडक्टिंग शीट। इसको मैंने सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, लेकिन ये कैसी है, कंडक्टिंग है, ये कंडक्टर से बनी हुई है, ठीक है, एल्यूमिनियम की होगी, कॉपर की हो सकती है, गोल्ड की हो सकती है ना। अगर मैं इस पॉइंट पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना आएगा, E फॉर नॉन कंडक्टिंग एंड दिस इज फॉर कंडक्टिंग, तो दिस विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो ट्वाइस है या नहीं है, तो कितना आ जाएगा ये E कंडक्टिंग इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, इसे क्या लिखता हूँ मैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से मेरे पास E कंडक्टिंग इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ E नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो और ये फॉर्मूला भाई आ रखा है, नॉन कंडक्टिंग NC लिख दो यहाँ पर, ये प्रूफ करने के लिए आ रखा है 5 नंबर में, टोटल 5 नंबर का नहीं है, इससे ऊपर एक और क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है, प्लस क्यू चार्ज है एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के लिए गॉस थ्योरम के हेल्प से इनसाइड आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, जो कि हम पहले कर चुके हैं। लेकिन ये क्या है उसका, उसमें क्या था, मतलब उसका सेकंड पार्ट था, ठीक, 2.5 नंबर का ऊपर और 2.5 नंबर का नीचे वाला। ओके, तो 2.5 नंबर का है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो घुमा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो दो कॉन्सेप्ट को साथ में मिला दिया उसने, एक कौन सा वाला, नॉन कंडक्टिंग वाला, और एक कौन सा वाला, कंडक्टिंग वाला। क्लियर है बात? ओके, इसी में एक और क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है, इस 31 में ऑप्शनल क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग लिख लेना और उसका आंसर मुझे भेजना। ये क्वेश्चन जो कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे पोटेंशियल वाला, कि किसी भी एक कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, उससे रिलेटेड क्या है ये कॉन्सेप्ट है, मतलब क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम इज गिवन टू ए हॉलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, फाइंड पोटेंशियल एट द सरफेस एंड द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, हमारे पास क्या है, इस तरह से एक मेटेलिक स्फेरिकल सेल है और इसमें क्या है, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना, 6 माइक्रोकूलम। ओके, और हमने पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई एक स्फेरिकल सेल है, देन दिस स्फेरिकल सेल इज एक्ट लाइक ए पॉइंट चार्ज। तो एक तरह बिहेव कर सकता है, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है। तो सरफेस तो मैं सरफेस पे क्या लगा सकता हूं मैं, यहां से पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाल सकता हूं। तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये फॉर्म लग जाएगा। लेकिन जैसे इसके अंदर आऊंगा तो पोटेंशियल में कोई चेंज आएगा नहीं, और सेंटर में भी उतना ही पोटेंशियल होगा। ये तो आंसर ही मैंने बता दिया, काय को होमवर्क का। ठीक है, तो कर लेना। लेकिन इसको, ये कॉन्सेप्ट, इस टाइप के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, मेरा मकसद सिर्फ इतना बताना है। क्लियर बात? आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये जो टॉपिक कल और आज का हमने डिस्कस किया है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक ही कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में। ठीक, अभी इसके बाद तो जो सेट 1 और सेट 3 है, वो तो फिर उसमें भी क्वेश्चन आ रखे होंगे। क्लियर बात? तो इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट बचा है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का। वो हम क्या करेंगे, कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बोलते हैं आने वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 में डिस्कस करेंगे। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।